नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल अभी फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से पूरे देश में भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे अपने आवाम को यह पहचान भी करवा रहा है कि हमारे मुल्क में भारतीय एकता के रास्ते में कौन कौन बाधाएं हैं, कौन कौन बाधक हैं, कौन कौन इस भारतीय एकता के शत्रु हैं, कौन कौन इस देश के शत्रु हैं और वो शत्रु जो है यानी हमारी जो अक्षमता है कि हमारे भारतीय समाज के शत्रु हैं, हमारे देश के शत्रु हैं और हमारी भारतीय एकता और हमारी भारतीय एकता के शत्रु हैं, ये पहचानने की अक्षमता या पात्रता का अभाव के कारण जो है वही तत्व जो है हमारे आपके द्वारा विभिन्न विधानसभाओं में विभिन्न विधानसभाओं में, लोकसभा में इत्यादि में चुने जा रहे हैं, सत्ता पर आसीन हो रहे हैं। यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और उसी दुर्भाग्य को मिटाने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश कर रहा है। संसाधन का अभाव है, ये बात सत्य है। संसाधन को संगठित करने का, संग्रहित करने का प्रयास चल रहा है और वो प्रयास और प्रयासों की तरह ही सफल होगा। थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, हर प्रयास में कठिनाइयाँ या उसकी परीक्षा, जो उसका इम्तहान, सब कुछ होता है उसमें, तो इससे कोई इनकार नहीं है। तो लेकिन साफ ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि इस भारतीयता के माहौल के खिलाफ और भारतीयता के भाव के खिलाफ, उसके जज्बे के खिलाफ, उसकी एकता के खिलाफ कैसे कैसे तत्व जो है हमारे देश में हैं और उसी के चलते जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको समर्थन मिल रहा है। जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं लोग उनके साथ चल रहे हैं। जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको वोट मिल रहा है। ये सबसे बड़ा अभिशाप है। संस्थाएं तो सभी हैं, संस्थाओं की तो कोई कमी नहीं है। चुनाव आयोग है, न्यायपालिका है, शिक्षण संस्थाएं हैं, मीडिया है, पत्रकारों का गिरोह है, लेकिन सब बेकार इसलिए है कि वो माहौल नहीं है जो भारत को चाहिए।
जिसे चुनाव आयोग ही ये दम भरे कि वो बहुत निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाता है, तो इस दावे का खोखलापन तो उसी के सामने आता है ना, कि उसी के द्वारा संपन्न किए गए चुनाव के जरिए ही ये निर्विवाद सत्य है, तमाम अपराधी और खूंखार अपराधी जो है वो इन सदनों में पहुंच रहे हैं। तो कैसे दावा करता है वो? और एक एक तिकड़मी, एक एक भ्रष्टाचारी वो सत्ता में पहुंच रहे हैं। यदि वो ये कहता है कि जनता जिसको चाहती है, अब जनता कैसे किसको चाहती है इसका जवाब उसके पास नहीं है। जनता को कैसे बरगलाते हैं चुनाव आयोग के पास इसका जवाब नहीं है। चुनाव के अंतिम दिनों में किस तरह से पैसा पानी की तरफ बहता है इसका भी जवाब उसके पास नहीं है। सिर्फ एक झूठा दंभ कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं। वही हाल न्यायपालिका का है। न्यायपालिका के रहते अपराधियों के हौसले का, उनकी संख्या का जो है निरंतर वृद्धि हो रही है। क्या न्यायपालिका इसकी जिम्मेदारी वो ले सकती है? और उसके निटी ग्रिटी में और फर्दर फाइन डिटेल्स में यदि जाया जाए तो पता चलता है कि भाई ये न्यायपालिका की जो लोग हैं, जजेज हैं, सब तो नहीं लेकिन काफी एक बहुत बड़ा तबका जो कि भ्रष्ट है, जो कि रिश्वत लेता है। और वही नहीं, उसके कर्मचारी भी रिश्वत लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि न्याय बिकता है। और खरीदने वाला कौन? रसूख वाला। वही तत्व जिनके खिलाफ भारतीय जनता दल अभी ये बता रहा था। तो ये हालात हैं आपके चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का, और उसमें सबको अपनी अपनी स्थिति, इस प्रदूषित और भयावह स्थिति में सबको अपनी अपनी स्थिति और पकड़ मजबूत करनी है। न्यायपालिका ने एक नया नियम बना दिया, कॉलेजियम। इसके पहले जो है ये कांग्रेसी जो है अपने ही एजेंट को उसमें ठूसा करते थे। तो एक कहावत है कि यानी खाई से निकले तो कुएं में गिरे, या जलते हुए तवे से वहां से निकले तो आग में गिरे। तो यही हाल है। 60-65 सालों तक जो है ये जेपीसी कांग्रेस जो है न्यायपालिका में अपने एजेंटों को और कम्युनिस्टों के एजेंटों को ठूसती रही। उसके जवाब में ये न्यायपालिका ने कॉलेजियम बना दिया। अब वो कॉलेजियम का माने लंबे लुबाब उसका अंजाम यह हुआ कि वही जो ठूसे गए कांग्रेसी एजेंट जो कि न्यायपालिका में या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जीएनपीसी कांग्रेस के या कम्युनिस्टों के, अब उन्हीं के जच्चे बच्चे ही जो है उन्हीं का तांता लगा हुआ है इस न्यायपालिका में, और वही एलिवेट होकर के जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो वो वही अभिशाप जो है ये देश झेल रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई अपराधी के खिलाफ कोई बात होती है, इस न्यायपालिका की कुंडली जो है जग जाती है। मानवाधिकार, हमारे कितने पुलिस के जवान मारे जाते हैं, कितने हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं, कितनी जो है सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं, तब इस न्यायपालिका की और मानवाधिकार संस्थानों की कुंडली नहीं जागती है, अपराधियों के लिए जागती है। और आतंकवादियों के लिए यह सुप्रीम कोर्ट जो है 2 बजे खुलता है। तो जरा अपने गिरेबान में झांके हो न्यायपालिका, और कभी झांकने को तैयार नहीं है। सवाल है कि यदि ये सवाल सिर्फ न्यायपालिका से ही किया जाए तो बेमानी है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो है इस हमारे समाज में विखंडन पैदा कर रही हैं, एक भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का चरित्र
कांग्रेस का व्यवहार, भारत के खिलाफ जो है उसकी गद्दारियां, उसकी करतूतें, जिसको ये बराबर अपने इकोसिस्टम के द्वारा, इकोसिस्टम में इसके, और इसके इकोसिस्टम में कौन, इसके चाटुकार इतिहासकार, मैंने कांग्रेस के चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, कांग्रेस के चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, कांग्रेस के चाटुकार मीडिया का गिरोह, कांग्रेस के चाटुकार पत्रकारों का गिरोह। हालांकि कांग्रेस के चाटुकार पत्रकारों और मीडिया के गिरोह को बोलते हैं लुटियन गिरोह, और बौद्धिक वर्ग को बोलते हैं लुटियन बौद्धिक वर्ग। मोदी महोदय बोलते हैं खान मार्केट गैंग। मोदी महोदय बोलते तो हैं, लेकिन उससे इस देश को निजात दिलाने के लिए वो कुछ नहीं करते हैं, बल्कि उसको पालते हैं। ये यही इनके राष्ट्रवाद की असलियत को हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। तो ये जो है, कांग्रेस आज तक अपने पाप को, एक भी पाप को इसने स्वीकार नहीं है कि इसने देश को बांटा, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, 3 करोड़ से मैंने सिर्फ सत्ता के लिए, नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए देश को ही बांट दिया। ऐसा नहीं कि इस नेहरू को कोई समर्थन था। इस नेहरू के समर्थन में एक भी कांग्रेसी नहीं था, न देशवासी थे। इसको बिठाने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा जो है वो माउंटबेटन, बस। तो सिर्फ नेहरू को सत्ता हथियाने के दुष्प्रयास में देश ही बांट दिया। 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या करवाई, और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। इस बड़े पाप को इन सबों ने इससे भी बड़ी साजिश करके वो जिन्ना साहब के मत्थे जो है वो मढ़ा हुआ है। इस तथ्य को आज तक जो है न कांग्रेस वो स्वीकारती है, बीजेपी कभी कभी दिखावे के रूप में तो कहती है। बीजेपी जो है, बीजेपी का ये अमित शाह जो है, अमित शाह महोदय हालांकि हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, लेकिन उनका जो चरित्र है जरा देखिए। ये महोदय जब धारा 370 और 35 से हटाने का विधेयक पर बहस हो रही थी, यही अमित शाह महोदय इन कांग्रेसियों के, जेएनपीसी वालों के सामने इशारा करके कह रहे हैं कि आपने धर्म के आधार पर देश को बांटा है। तो अमित शाह महोदय जब यहां तक आप कम से कम यहां तक, हालांकि यह कबूलनामा अधूरा है, यह कबूलनामा अमित शाह महोदय अधूरा है। धर्म के आधार पर नहीं, सत्ता हथियाने की हवस में अमित शाह महोदय धर्म के आधार पर तो यह देश बटा ही नहीं कभी। आप या तो आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है, या जानबूझ करके आप जो है वो बराबर झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलते हैं हमेशा। हमको याद है कि पिछले साल जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जाकर मेरठ में बोल रहे हैं हमारे जाट कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों से कि आप मुगलों से लड़े और हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं, ये गृह मंत्री होकर के। और ये महोदय बताएं कि हमारे देश में कौन मुगल है। शपथ लेते हो भारत के संविधान का, उस संविधान कहता है कि इस देश में सभी लोग भारतीय हैं, और जहर घोलते हो कि कोई मुगल है, कोई मुसलमान है, कोई ये है। लानत है आपकी बुद्धि पर। तो ये बीजेपी कभी भी नहीं इस बात को मानती है कि ये राष्ट्रवाद के नाम पर देश को छल रही है, देश के भारत के दुश्मनों को पाल रही है, भारत के दुश्मनों की भारत के खिलाफ गद्दारी को बड़ी सफाई से ढक रही है, उनको बचा रही है।
ये इस अपराध की स्वीकारोक्ति कभी भी बीजेपी नहीं करती है, और उसकी भी स्वीकारोक्ति नहीं करती है कि यह ध्रुवीकरण के द्वारा, ध्रुवीकरण जो कि हमारे भारतीय समाज का सबसे बड़ा शत्रु है, उसके जरिए ये सत्ता जो है हथिया रही है, इसको भी बीजेपी स्वीकारती नहीं। तो जहां कांग्रेस जो है अपने किसी भी पाप को आजादी की लड़ाई के समय जो है बाकी हमारे जो अमर शहीद देशभक्त क्रांतिकारी जो है जान दे रहे थे, यातनाएं सह रहे थे, ये अंग्रेजों से चिपके हुए थे, अंग्रेजों के प्रति वफादार भी बने रहे। इनके कई लोगों को उनको जो मोहनदास करमचंद गांधी को केसरी हिंद जो है वो अंग्रेजों ने या अंग्रेजी सरकार ने दिया हुआ है। और उसी आजादी की लड़ाई के वक्त ही के दौरान ही कांग्रेस के चार अध्यक्ष जो है घुटने टेक करके महारानी विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कस्में खाए थे। इसी कांग्रेस के अधिवेशन में हमेशा ये नारा लगता था कि इंग्लैंड के महाराजा, इंग्लैंड की महारानी जो अमर रहे, लिव लॉन्ग, ये हाल। और कई उसका अध्यक्ष था जो कि 1889 में अध्यक्ष बना, फिर इंग्लैंड में जाकर के चुनाव लड़ा और जो है विक्टोरिया का जो रानी विक्टोरिया के सचिव का सचिव रहा। मैंने इतने बड़े स्तर की उसने चमचागिरी की। वो विक्टोरिया के चमचे का चमचा जिसका नाम था विलियम विडेनबर्ग, फिर आकर के 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना। ये कांग्रेस की असलियत है। और वो कांग्रेस ने यानी हमारे देश के लोगों में ठूसा हुआ है कि वो आजादी सिर्फ वही आजादी की लड़ी। अब उसके जवाब में बीजेपी वाले कर रहे हैं, हाँ इसने भी लड़ी है और सबने लड़ी है। उसी बात को थोड़ा मुलम्मित ढंग से उसी कांग्रेस के पाप को ये बीजेपी भी ढक रही है, जबकि वो कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है तो हमारे उन अमर शहीदों जिन्होंने इसके लिए प्राण दिया, शहादत दी, कुर्बानी दी। टीवी चैनलों पर आप लोग डिस्कशन करते हुए देखते हैं, शहादत कुर्बानी के नाम पर कभी भी ये जीएनपीसी जो गद्दार पार्टी इस देश की है, कभी भी सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लेती है, कभी भगत सिंह का नाम नहीं लेती है। नाम किसका लेती है? बोलती है कि नेहरू परिवार के 2 लोगों ने शहादत दिया। और उसकी भी असलियत को देश को जानना बहुत जरूरी है। वो नाम लेती है शहादत के रूप में, एक इंदिरा गांधी का, दूसरे वो राजीव गांधी का। देश को जानना चाहिए कि इसी इंदिरा गांधी ने अकालियों को डाउन करने के लिए जो भिंडरावाले को उसके सामने खड़ा किया और बहुत खूंखार आतंकवादी बन गया था। वो समानांतर पंजाब की सरकार भी चला रहा था। तो जैसे दूध पिलाया हुआ सांप हुआ या अपना ही दूध पिलाया हुआ कुत्ता है वो खुद काटता है, तो वही हालत हुई भिंडरावाले की, जनरल सिंह भिंडरावाला। तो अब जो है वो इंदिरा गांधी के काबू के बाहर हो गया। वो जाकर के स्वर्ण मंदिर में बैठ गया, तो इनको जो है ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा। और फिर उसी पांथिक कट्टरता का और आतंकवाद, कौन आतंकवाद? खालिस्तानी आतंकवाद, जो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका था। उसी और जो है और उसी खालिस्तानी आतंकवाद में पूरा देश जल रहा था। और जिस आतंकवाद को इसी इंदिरा गांधी ने जनरल भिंडरावाले को खड़ा करके जिस आतंकवाद को किसी ने बढ़ावा दिया इस इंदिरा गांधी ने, उसी आतंकवाद की आग में जो जिसमें देश जल रहा था उसमें ये भी स्वाहा हो गई। यानी इसी की बनाई हुई खाई में जिसमें अपना देश गिरा, उसी में ये भी गिर गई। और एलटीटी आतंकवादियों को इसी इंदिरा गांधी ने इसी देहरादून में जो है वो ट्रेनिंग करवाई थी
एलटीटी आतंकवाद, लिट्टे वालों का। तो जिस आतंकवादियों की ट्रेनिंग कराई इस इंदिरा गांधी ने, वही आतंकवाद जो है, और जिस आतंकवाद में हमारा दक्षिण भारत किया, पूरा भारत जला, उसी एलटीटी के आतंकवाद के आग में वो राजीव गांधी भी सुहा हो गया। तो ये आतंकवाद की आग में सब झोंकने वाले जैसे गद्दार हैं ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। उसी आग में जब वो सुहा हो गए तो उसको कांग्रेस वाले बोलते हैं ये शहादत है इनकी। जैसे कोई चोर डाकू जो है किसी गांव में आग लगाए, तो ये थोड़े की आग जो है वो उस आग में गांव वाले ही जलेंगे। कभी कभी डाकू भी जल जाते हैं, तो डाकू कहेगा कि भाई हम तो इन गांव वालों के लिए शहीद हो गए। वही हालत है कि जैसे कोई डाकू जो है किसी गांव में आग लगाए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस आग में वो डाकू भी जल जाता है या जल करके मर जाता है। तो डाकू भी दावा करेगा कि जो हम जो है गांव वालों के लिए शहीद हो गए। ठीक वही स्थिति जो है इन गद्दारों की है, इंदिरा और राजीव की। ये सरेआम बोलते रहते हैं बीजेपी वालों के आगे। बीजेपी वाले जो है इनके आगे भीगी बिल्ली बन करके, कार बन करके इनके झूठ के तर्क को ये सब हमेशा उसको स्वीकारते हैं और देश से स्वीकारते हैं। बीजेपी वाले जो है इस जेलपीसी के झूठ तर्क को स्वीकारते हैं और हमारे देशवासियों से स्वीकारवाते हैं। हमने तो एक नमूना बताया, उस नमूने से ही हमारे देशवासी पहचाने कि किस प्रकार ये राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुखौटा पहन करके किस तरह से देश में तबाही मचा रहे हैं बीजेपी वाले। और उनका जो देश के खिलाफ जो ये पाप है, इसी पाप को ढकने के लिए वो प्रभु राम का सहारा लेते हैं। जय श्री राम बताइए। प्रभु राम की कृपा से ये हमको तन मिला, ये धरती मिली। धरती की सुरक्षा कैसे हो, लोग एक साथ में कैसे रहें, और इस तरह से पेश करते हैं कि प्रभु राम पर एकाधिकार सिर्फ बीजेपी वालों का और किसी का नहीं है। कभी कभी ये सुधांशु त्रिवेदी बोलता है कि अल्लामा इकबाल या कोई और भी है, या उनको राम को वो इमाम हिंद बोलते हैं, पता नहीं। तो जब वो बोलते हैं तब फिर उनको जो है यानी प्रभु राम विरोधी के रूप में यानी क्यों वो पेश करते हो। असलियत तो यह है कि प्रभु राम हों, चाहे हमारे अल्लाह हों, चाहे खुदा हों, गॉड हों, भाई गुरु भी कोई भी, ये ईश्वरीय शक्तियां तो लगभग एक ही हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। ये संत महात्माओं ने सिखाया हुआ है। ये तो जो ठेकेदार हैं वो जो है अपनी ठेकेदारी चमकाने के लिए, अपनी जो है वो मठाधीशी को कायम करने के लिए भेद विभेद की बात करते हैं कि हमारे राम ही सबसे ऊपर हैं, हमारे अल्लाह ही सबसे ऊपर हैं। वो चलता है इस प्रकार। तो ये पांधिक ठेकेदारों का ये दुष्कर्म है, तो उससे बचने की आवश्यकता है। तो इस कांग्रेस ने कभी भी स्वीकार नहीं। जिस दिन वो मोहनदास करमचंद गांधी मारा गया 30 जनवरी 1948 को, तो इन कांग्रेसियों ने यह प्रचार किया कि नाथूराम गोडसे ने मारा, नाथूराम गोडसे ब्राह्मण है। तो महाराष्ट्र में माने जितने भी ब्राह्मण थे, हजारों ब्राह्मणों को का कत्ल किया इन कांग्रेसियों ने। फिर वही इन्हीं कांग्रेसियों ने 1984 में हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल किया। ये बराबर इस देश के सबसे बड़े वो नरसंहारी हैं।
लेकिन हमारे इतने कहने से कुछ नहीं होगा। जिन्होंने देश को बांटा हो, इतने दंगे करवाए हों, हमारे देश की जमीन दुश्मनों के हाथों में सौंप दिया हो, फिर भी यदि उसको वोट मिलता है, उसके साथ लोग चलते हैं, उसके भी आज कुछ समर्थक बचे हुए हैं, तो यह देश के और उसको बचाने वाले बीजेपी अभी सत्ता में बैठी हुई है, तो क्या यह देश के लिए अभिशाप नहीं है? यह सोचिए इस बात को। और बीजेपी जो है किस दोहरे चरित्र के साथ जो है जनता के साथ जा रही है। जिस भारतीयता की आवश्यकता है, उस भारतीयता को कभी कभी वो जबान से छू लेती है, लेकिन उसका पूरा जोर और पूरी जो उसकी मंशा बस हिंदू एकता की बात करती है। और जो बहुत पूछिए तो उसके पास कोई जवाब नहीं बनता है, बस कहता है जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। इस तरह की बेहयाई, इस तरह के दोहरे चरित्र के साथ जो है वो हमारे भारतीय समाज में ये जहर घोल रही है बीजेपी। इसी ऊहापोह जो स्थिति जो इन दोनों ने बनाई हुई है, कांग्रेसियों ने और बीजेपी वालों ने, समाज के जो दुश्मन हैं, जो जातिवाद चलाते हैं, जो एमवाइस मैंने जिनकी गणित होती है, जिनकी एक साजिश होती है, वो तन करके जो है उससे भी बड़े अपराध वो कर रहे हैं और उनको समर्थन मिल रहा है। उसी में है एक स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो हमारे महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर आक्षेप कर रहा है। यानी हम उसको बेवकूफ भी है, और अब तो समझ में अब तो बात स्पष्ट हो रही है कि वो भारतीय समाज विरोधी भी है। इसलिए विरोधी है कि जब यह स्पष्ट हो गया कि ये जो चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये न तो प्रभु राम जी ने कहा है, न तो स्वयं जो है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। ये कथन जो है उस दुष्ट समुद्र का है जो कि अहंकार में प्रभु राम के निवेदन का भी सम्मान नहीं किया, उसका कथन है। जब स्पष्ट हो गया तो फिर ये बेवकूफ, ये समाज विरोधी मौर्य जो है, मैंने इस बात को स्वीकार करके जो है उसके अनुसार जो है अपनी बातों को वापस क्यों नहीं लेता है। रामचरितमानस की प्रतियां जो है वो फड़वाता है। अखिलेश यादव के पार्टी के लोग वो जो है वो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे हैं, बताइए। और इसी संबंध में एक और दृष्टांत आता है कि रूबिका लियाकत साथ एबीपी न्यूज की एक एंकर है, और हम तो उसको बहुत दाद देते हैं, उसके हिम्मत की दाद देते हैं कि उसने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के आगे वो कहा कि महिलाओं के विषय में और पंथों में, खास करके इस्लाम पंथ और ईसाई पंथ में क्या कहा गया है, इसको भी देख लो भैया। वो उतार करके लाई थी, वो इस स्वामी प्रसाद मौर्य से कहती रह गई, रूबिका लियाकत की पढ़ तो लो, पढ़ के जो श्रोतागण बैठे हैं उनको सुना तो दो। इतना भी नैतिक साहस नहीं हुआ उस यानी नैतिक रूप से गिरे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो इससे साफ वो यानी रूबिका लियाकत, जिसको कि भारतीय ताकत दल उसके हिम्मत की, उसके चरित्र की, उसके साहस की दाद दे रहा है कि कम से कम दूसरे पंथों में भी महिलाओं के विषय में महिलाओं के विषय में क्या कहा गया और क्या दृष्टिकोण रहा है। तो वो खासकर इस्लाम पंथ और इत्यादि में उसको पढ़ने की हिम्मत स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं हुई। तो इसी से बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य कोई हमारे देश की जो
यानी महिला जो भारतीय बहनें हैं, उनके पक्ष के लिए नहीं, ये शुद्ध जो है एक स्वार्थ नीति। हालांकि इस देश में हर स्वार्थ नीति को इन सब ने राजनीति का नाम दे दिया है। घटिया किस्म की स्वार्थ नीति का इन सबों ने नाम दिया है राजनीति। तो सिर्फ वो स्वार्थ नीति वो चला रहा था, और उसकी स्वार्थ नीति और ज्यादा बेनकाब तब हुई कि जब एंकर रूबिका लियाकत ने उससे ये कहा कि आपकी बेटी तो जो है उसी बीजेपी की सांसद है, तो क्या वो भी इस बात से सहमत है कि आप जो है क्या वो भी इस बात से सहमत है कि आप जो है नारी के सम्मान की रक्षा के लिए आप अपने ऐसा किया हुआ है? वो तो सहमत नहीं है। तो वो बुरी तरह जो है वो बेनकाब हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य। और सच्चे अर्थों में जो है नारी सम्मान की उसको रक्षा करनी है, तो इस समय का जो माने जो एक उद्योग चल रहा है, एक इंडस्ट्री चल रही है, हमारे देश की जो माता तो नहीं, हमारे देश की जो बहू और बेटियों के सम्मान की जो धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं, ये जो दुनिया है, विज्ञापन, ग्लैमर, बॉलीवुड और ये आपका टेलीविजन और फैशन उद्योग, तो क्या इस पर जो है कुछ बोलना है कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को? इसलिए कि अपने भारतीय संस्कृति का की जड़ में है नारी सम्मान, और वहां नग्नता का ही पूरा साम्राज्य है, पूरेपन का पूरा साम्राज्य है, अश्लीलता का पूरा साम्राज्य है। तो यदि नारी के सम्मान की रक्षा करनी है तो इस पर भी कुछ बोलो ना। वैसे तो ये झूठी सांस्कृतिक राष्ट्रवादी बीजेपी के सरकार के संरक्षण में ही चल रहा है सब, जो कि अपने को वो राष्ट्रवादी करती है। तो इस संबंध में कम से कम रूबिका लियाकत जो है बहुत धन्यवाद की पात्र है। भारतीय जनता दल उसको मैंने इस विषय में बहुत धन्यवाद देता है, और उसके हिम्मत की दाद भी देता है कि कम से कम अन्य पंथों में और खास करके इस्लाम पंथ और पंथों में महिलाओं के विषय में क्या कहा गया, क्या दृष्टिकोण रहा है, उसको भी बेनकाब करने में रूबिका लियाकत पीछे नहीं हटती है। एक वाकया और आप लोगों के सामने लाते हैं, उससे भी पता चला कि किस तरह की मानसिकता के लोग हमारे देश में है और हमारे भारतीय समाज में है। देखिए इसका विश्लेषण एक ईमानदार विश्लेषण बहुत जरूरी है। क्यों देश के दुश्मन भारतीय कितना बड़ा विचार, भारतीय समाज के दुश्मन जो है उनको जनता चुन रही है, तो किस तरह की मानसिकता है, तो उसको पहचाना बहुत जरूरी है। एक खान सर करके खान सर के नाम से मशहूर एक जो है कोई खान करके, हालांकि उनका पूरा नाम तो हम जानते नहीं, खान करके है। वो पटना में वो कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हैं, यानी प्रतियोगी और उच्च स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज, IAS, PCS, रेलवे, बैंक और भी वो तैयारी करवाते हैं, और गरीब बच्चों की मदद भी करते हैं, उसकी फीस भी कम कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको हर सब्जेक्ट का जो फंडा जो होता है बिल्कुल क्लियर है, और उसी तरह से माने एक उलझे हुए बहुत गूढ़ विषयों को बहुत सरल ढंग से वो रखते हैं। ये तो मैंने देखा है, हर विषय, भूगोल हो, साइंस हो, साइंस की बातें हो, मानचित्र हो, पूरे विश्व का, माने गजब की उनकी जो है विलक्षण प्रतिभा है, विलक्षण प्रतिभा भी है, स्वभाव भी उनका, कोई अहंकार नहीं। ऐसे और अब दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश के दूसरे
एपीजे अब्दुल कलाम की छवि, प्रतिभा और वो गुण और वो विशेषता रखते हैं। तो उन्होंने जाकर के कपिल शर्मा शो है, हालांकि भारतीय जनता के दिल से सम्मत नहीं कि कपिल शर्मा शो में जाना ठीक है। वो उसमें बॉलीवुड वाले फलाने वाले ढिकाने वाले जाते रहते हैं, वो जाते रहे, लेकिन खान को जो है उस शो में नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। और मान लीजिए चले गए तो उन्होंने ये दो बात कही कि हमने जो है एक जो है वो मैंने गरीब, शायद वो कोई बेटी थी, बच्ची थी, और बता रहे थे कि वो जो है मैंने नदी से बालू निकाल कर फिर बालू बेच करके जो पैसे मिलते थे उससे वो कोचिंग करने के लिए जो है उनके पास आई। तो उन्होंने कहा कि भाई कि इतनी गरीबी में संघर्ष करने वाली जो बच्ची के हाथ से पैसे लेने में उनके हाथ कांप रहे थे। जिसका भी मन, जिसकी भी मानसिकता, जिसका भी दृष्टिकोण मानवता को समर्पित होगा, निश्चित रूप से उसके मन में ऐसा ही भाव आएगा कि किसी भी गरीब के हाथ से पैसा लेना, उसके हाथ तो कांपेंगे। तो ये बात जाकर उन्होंने कपिल शर्मा शो, जो कोई फिल्मी शो चलता है, वहां जाकर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार और भी बच्चों की जो फीस है, जो इसकी पात्रता रखता था, उसका किया है। अब इतनी सी बात को लेकर के तमाम उसके विरोधी खड़ा हो गए कि खान झूठ बोलता है, कौन है उसका नंबर दो, उसके हम जाएंगे, वेरीफाई करेंगे, ये करेंगे। खान की इतनी बड़ी खूबियों पर इन दुष्टों का जो कि हालांकि न तो खान बोल पाए हैं, न तो इसके विषय में ये कोई और भी बता रहा था, वो भी, लेकिन भारतीय जनता का तो बिल्कुल स्पष्ट है। देश में जो भी गंदगी फैला रहे हैं, यहाँ तक कि जो जीएनपीसी का नेहरू, जीएनपीसी का मोहनदास करमचंद गांधी, इंदिरा वगैरह, ये देश के गद्दार हैं, ये कहने की हिम्मत जो है सिर्फ जो है भारतीय आम ताकत दल में है। देश के दुश्मनों को बेनकाब करने में, उनको पहचानवाने में, और वो व्हाट इज व्हाट, जो कहता है कि मैंने ये स्पेड इज स्पेड, यानी जो है उसको उसी रूप में कहना, ये हिम्मत सिर्फ जो है भारतीय आम ताकत दल में है। तो क्या ऐसे तत्वों को वो छोड़ देगी जो कि बिला वजह जो है वो इस समाज में जो है वो नफरत फैला रहे हैं? भारतीय जनता दल को कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है। देश के गद्दारों का जो अब तक नाम नहीं लिया गया, जिसमें सबसे बड़ा गद्दार है जो मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू और इंदिरा वगैरह, ये सब है। ये इन गद्दारों को बेनकाब करके देश के आगे जो है रखने वाला एकमात्र जो है वो संगठन है भारतीय आम ताकत दल। तो इस तरह से जो अब वो खान से विरोध, पता नहीं सांप्रदायिक भावना क्या, क्योंकि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, इस तरह की तमाम बात, इस तरह के तत्व हैं, और हो सकता है कि इनका एक अच्छा खासा प्रतिशत भी हो। तो ऐसे तत्वों के कारण ही तो हमारा पूरा भारतीय समाज जो है उसका वातावरण प्रदूषित है, और उसी प्रदूषण का फल है कि कुपात्र ही जो है वो चुने जा रहे हैं। भारतीय आम ताकत दल जो कि अभी फिलहाल सीमित संसाधन सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से देश में भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग हमसे भी कहते हैं कि अरे साहब, आपकी ताकत छोटी सी और भारतीयता के माहौल को लाना एक बहुत बड़ा हिमालय जैसा वो पर्वत को उठाने की
के समान है। हमारे देश में इतना बिखराव वो जमाने से है, जातिवाद पर बिखराव, संप्रदायवाद पर बिखराव, भाषावाद पर बिखराव, प्रांतवाद पर बिखराव, और आप एकता की बात करते हैं वो भी भारतीयता के आधार पर। तो ये हिमालय पर्वत से भी बड़ा एक हरकुलियन टास्क है। हमने ये कहा कि भाई ये टास्क जो है अकेले भारतीय जनता दल के बूते का नहीं है, ये तो जगह रहा, ये करना है हमारे भारतीय भाई बहनों को ही करना है। अब अभी भी नासमझी चल रही है, वो ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उनकी अंतरात्मा को, उनकी बुद्धि को, उनके विवेक को, उनके दृष्टिकोण को में जागृति ये पैदा कर रहा है भारतीय जनता दल। कर रहा है सबसे पहले अपने वजूद को, पहचान को दुरुस्त करिए, और इस दुर्व्यवहार में इसे एक दुष्प्रचार का शिकार मत बनिए कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, जो कि इस तरह का प्रदूषण हमारे समाज में चल रहा है। आप देखते होंगे ना, गाड़ियों के पीछे राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण, ये सब चल रहा है। इन सारी प्रवृत्तियों को कुचल करके सिर्फ भारतीयता के माहौल को आगे लाना है। जितना जल्दी आ जाएगा, आप लोग ला देंगे। अंग्रेजों की गुलामी से 100 गुना अधिक गुलामी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अंग्रेजों की गुलामी से 100 गुना अधिक गुलामी के शिकार अभी भी आप हैं, और उससे भी बड़ा दुख की बात है, इसका एहसास नहीं है। इसी बात को हमने देखा था कि एक अवध ओझा करके हैं, वो भी कोचिंग चलाते हैं शायद दिल्ली में, और शायद वो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे देश के देशभक्तों को, जनता को समझाने में 50 वर्ष लग गए कि भाई आप गुलाम हैं और आजादी की लड़ाई लड़नी है, और जो है ये अंग्रेज इस देश के दुश्मन है। ये जनता को समझाने में लग गया। वही समस्या आज भी है। भारतीय जनता दल कह रहा है भाई आप मानसिक रूप से गुलाम हैं, सिर्फ गाड़ी मोटर हो गया कुछ, और भौतिक सुविधाएं बढ़ गई, भौतिक ऐशो आराम बढ़ गए, इससे मत समझिए कि आप आजाद हो गए। आप देश के अपराधियों को जिसमें चुनते हैं या चुने जाने में मदद करते, मदद ऐसे करते हैं कि भाई अरे हम क्यों जाएं वो लाइन में खड़ा होने के लिए चुनाव में, ये एक वोट से यानी क्या होने वाला, जो जिसको चुना जाना वो तो चुना जाता ही है। इस निष्क्रियता से भी जो है इस देश में कुपात्र जो है, कुपात्रों के चुने जाने का रास्ता जो है वो प्रशस्त हो रहा है। तो इनके प्रकारेण या तो निष्क्रियता, उदासीनता चुनाव के प्रति, और यदि चुनना भी है तो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, ध्रुवीकरण, पैसे के बल पर, बोतल के बल पर, कम्बल के बल पर, और झूठे वादे, न कुछ इस तरह के वादे कि यदि हम जीत जाएंगे तो आपका ये जो धंधा है गलत सलत वाला उसको चलवाएंगे, आपकी बसें यदि फंस जाएगी थानों में तो वहां से वो छुड़वाएंगे। इन सब प्रलोभने के वशीभूत होकर के देश के कुपात्रों को हम चुन करके भेज रहे हैं। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपराध है। उसी राष्ट्रीय अपराध की सजा मिल रही है हमको, और उस सजा का एहसास भी नहीं है। मताधिकार ऐसे अमोघ अस्त्र को माने इस देश के हित में, अपने समाज के हित में, अपने हित में इस्तेमाल करने के बजाय
उस मताधिकार, और वो मताधिकार ऐसे ऐसे नहीं मिला। हमारे जो इतने बड़े विद्वान, महान विद्वान, महान देशभक्त हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी तरह इतने बड़े विद्वान और महान विद्वान और देशभक्त हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों के अथक परिश्रम के बाद जो भारतीय संविधान बना, उसने ये मताधिकार का अमोघ अस्त्र दिया। और उस अमोघ अस्त्र की दुर्दशा हम क्या कर रहे हैं, उसकी मंडी लग जाती है।